आपने कितनी सारी चीज़ें देखी होंगी या अनुभव किया होगा कि आपको लग रहा होगा कि किसी भी पॉडकास्ट में जाके एक ही चीज़ हो रही है ना। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे चयन होने के बाद जिन्होंने बुलाया, जो लोग इस बात को नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने उसको फिर ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया। जो हिंदी माध्यम से चयनित अभ्यर्थी उनकी बात को बोलता है, वो उसको प्रमोट करते हैं। और हिंदी माध्यम का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हिंदी माध्यम की असफलता का मूल कारण ही मुझे जब देखने को आता है तो यही लगता है कि आप किसी संस्थान पर इतना अधिक निर्भर हैं और वो आपको गाइड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। आपके अंदर विवेक भी नहीं है इस बात को समझने का। सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप देखिए, हिंदी साहित्य की सेवा लोगों ने तब की जब हिंदी उनके 2 समय की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर सकती थी। ये बात सत्य है। कोचिंग सेंटर्स में हिंदी माध्यम को लेके, एक तो हिंदी माध्यम को लेके इतना हुआ बनाया गया है कि हिंदी माध्यम से, अच्छा आपको हिंदी माध्यम से पास करना है, आइए आप हमारे पास, हम आपको दिशा दिखाएंगे। इसके पीछे चल क्या रहा है? पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है वो बहुत कड़वी है। एक जो हिंदी माध्यम के साथ सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइड कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। यूपीएससी को लेके मिथ क्या है और एक्चुअली वो मिथ क्या क्रिएट किया जा रहा है कोचिंग सेंटर्स की तरफ से? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो इसके लिए जवाबदेह हो सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित प्रकाश और नीति पथ के इस खास एपिसोड में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज नीति पथ के स्टूडियो में हमारी खास मेहमान, बहुत खास मेहमान, कृतिका मिश्रा, 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास बात उसमें हिंदी भाषा से, हिंदी से अपने बैच में टॉप करने वाली आज हमारे साथ हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप भी तलाश रहे होंगे, जिनके उत्तर मैं भी तलाश रहा हूँ। बट उसमें सबसे अहम ये था कि हमने जब इनसे समय लिया और हमने जब इनसे समय मांगा तो उन्होंने कहा कि हम सोच के बताते हैं आपको कि हम कब पॉडकास्ट करेंगे। सोचने में इतना वक्त क्यों लगा, उसके पीछे की एक पूरी कहानी है। तो आज ये सब कुछ, आज यहाँ उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे कृतिका जी से। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले तो एक बार विशेष धन्यवाद आपको कहना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला और आप आई हमारे स्टूडियो में। पहला प्रश्न जो मेरे मन में भाव आ रहा है ये पूछने का कि बहुत समय से हमारी बात हो रही थी, बट ये जो इतना समय रहा कि आपने कहा कि हम आपको बताते हैं, थोड़ा सोच के बताएंगे कब आना है, ये इतनी दुविधा क्यों थी कि इस पॉडकास्ट में आना है कि नहीं आना है? इस पॉडकास्ट की बात नहीं है। बात, एक तो पहली बात यह है कि मेरी जो योग्यता है यूपीएससी हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण करना, उसके बाद कोई ऐसा बहुत ज्ञान की बात है नहीं कि लोग खोजेंगे या सुनना चाहेंगे। तो एक तो मेरे मन में ये भी संकोच था, और दूसरी बात ये है कि हिंदी माध्यम से यूपीएससी कोई अगर पास करता है, उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसके बाद एक विडंबना है कि यूपीएससी हिंदी माध्यम के बाजार में उसका दुरुपयोग भी होता है। उसके चेहरे का प्रयोग कुछ, क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री है जो यूपीएससी हिंदी माध्यम पर टिकी हुई है, और वो फिर चयनित अभ्यर्थियों का चेहरा प्रयोग करते हैं अपने लाभ के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और उनका टारगेट कौन होता है? उनका टारगेट होता है गांव का अंतिम व्यक्ति। ये जो अपनी हिंदी बेल्ट है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ गांव का एक किसान है, उसके पास ना तो बहुत सेविंग्स हैं, ना उसके पास सोना चांदी, ज़मीन का एक टुकड़ा है, उस पर वो खेती कर रहे हैं। उसके बाद एक दिन उनको एक रील दिखती है, हिंदी माध्यम से आईएएस बना कोई अभ्यर्थी। अब वही हैं जिनके घर में बच्चे हिंदी माध्यम में आज पढ़ रहे हैं। ये सत्य है, स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदी माध्यम सामान्य पृष्ठभूमि का माध्यम है, और वो जब देखते हैं ऐसा महिमा मंडन कि किसी ने यूपीएससी पास किया है, तो उसके बाद उसका एक तो बिल्कुल भगवान की तरह उसको रखा जाता है। उस इंडस्ट्री के बीच में रील्स चलती हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, उसका पूरा एल्गो है जिस पे मुझे बहुत भरोसा नहीं, क्योंकि एल्गो उसी को आगे बढ़ाता है जो पीछे बैठकर कोई बिजनेस ओरिएंटेशन के साथ आगे जिसको बढ़ाना चाह रहा है, जिस रील को, वही रील आगे बढ़ती है। तो उस समय ये होता है कि वो किसान कहीं बैठकर सोचता है, एक सपना देख लेता है
कि हाँ ये हुआ है तो मेरा बच्चा भी हिंदी माध्यम से कलेक्टर बन जाएगा। और कलेक्टर कैसे बनेगा, तो उसको एक रास्ता दिखता है कि हाँ कोचिंग। फिर वो क्या करते हैं, अपना पेट काट के, ज़मीन बेच के भेजते हैं बच्चे को कि अब ये बच्चा जाएगा 3 साल 4 साल 5 साल दिल्ली में रहेगा, इतना खर्च। मतलब एक माता पिता किस स्तर तक मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। उनको रील के माध्यम से केवल ये दिख रहा है कि हाँ ये कोचिंग है, कोचिंग में एडमिशन लेना है, दिल्ली में जाके पढ़ना है, तब सिलेक्शन होगा। और आप अगर सही बात ईमानदारी से रखना भी चाहें तो उसको फिर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने शायद नहीं दिया जाता। कि आप बताना चाहें कि आप सेल्फ स्टडी करिए, घर में बैठकर पढ़ लीजिए और हिंदी माध्यम से आपका हो जाएगा सिलेक्शन। मेरे लिए तो बहुत मतलब ये सुनने में ही नहीं आया कि भाई घर में पढ़ लो, कुछ नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत के दम पे आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ये बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो एक निश्चित दिशा में की तरफ आपको मिसगाइड करना चाहते हैं कि यहाँ आइए, यहाँ से ही सिलेक्शन आपका हो पाएगा। बिल्कुल। तो मुझे तो यही लगता है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी को कोई ना पहचाने वो ज़्यादा अच्छा है। अगर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी, क्योंकि वो पहचान, वो महिमा मंडन, वो कहीं ना कहीं एक दुष्चक्र को जन्म दे रहा है, जहाँ बहुत सामान्य परिवार का कोई बच्चा फंस रहा है आकर के, उसके माता पिता परेशान हो रहे हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको मतलब सामने नहीं आना ठीक है, सामने नहीं आना ठीक है। ये बात थी। लेकिन ठीक है, ये बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से इंडस्ट्री के द्वारा हिंदी माध्यम का अपने हित में प्रयोग हो रहा है। इसको चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हो या फिर जो एस्पायर कर रहे हैं, जो चाहते हैं इस परीक्षा को देना, उनका भी प्रयोग हो रहा है। वो फिर एक संस्था का चक्कर लगा रहे हैं सालों साल, एक किसी टीचर का चक्कर लगा रहे हैं, वो परिक्रमा में ही उनका पूरा समय चला जा रहा है, वो मिसगाइडेड हैं और फिर बोलते हैं कि परिणाम नहीं आ रहा है। तो परिणाम कैसे आएगा? जब तक सही दिशा में मेहनत नहीं की जाएगी तो परिणाम कैसे आएगा? ये भी बात है। और हर वर्ष यही हो रहा है। इस वर्ष भी जैसे देखें तो बहुत हतोत्साहित हैं लोग, लेकिन जो मूल है, जो ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, जिस पे बात करनी चाहिए, वहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये हिंदी माध्यम की बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, आपने ये जो बात कही है, मैं अब ये सोचने पर विवश हो गया हूँ इस बात से कि आपने कितनी सारी चीज़ें देखी होंगी या अनुभव किया होगा कि आपको लग रहा होगा कि किसी भी पॉडकास्ट में जाके एक ही चीज़ हो रही है ना, एक ही चीज़, एक ही स्टीरियोटाइप में आपको भी लग रहा होगा कि शायद यही बात वहाँ भी होगी। और ये एक ऐसा फैक्ट है। ये आपको बता रहे हैं कि बहुत से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे चयन होने के बाद जिन्होंने बुलाया, उनसे बातचीत हुई। पॉडकास्ट नहीं है, ऐसे अच्छा, इंटरव्यूज़ वगैरह। वहाँ क्योंकि मेरे जो तरीका था पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का, अपने आप तैयारी का, उसके कुछ सूत्र, उसके कुछ गाइडेंस, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, वो बहुत मेहनत से वहाँ बताया। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं पहुँचने देना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने उसको फिर ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया, चलाया ही नहीं यूट्यूब पे। इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? मतलब किस उद्देश्य से नहीं चलाया? यही है कि वो अपनी बात को ही पहुंचाना चाहते हैं, अपने प्रमोशन वाली बिल्कुल बात। जो हिंदी माध्यम से चयनित अभ्यर्थी उनकी बात को बोलता है, वो उसको प्रमोट करते हैं। और जो अगर ईमानदारी से दूसरी बात रख रहा है तो वो मुझे लगता है लोगों तक नहीं पहुंचती है। और हिंदी माध्यम का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अंग्रेजी माध्यम में इतना नहीं दिखता है कि कोचिंग की इतनी फैन फॉलोइंग है, ऐसा नहीं दिखता है। हिंदी माध्यम की असफलता का मूल कारण ही मुझे जब देखने को आता है तो यही लगता है कि आप किसी संस्थान पर इतना अधिक निर्भर हैं और वो आपको गाइड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, आपके अंदर विवेक भी नहीं है इस बात को समझने का। तो हिंदी माध्यम का ये एक बहुत बड़ा एक नकारात्मक पक्ष है जो मुझे आज देखने को मिलता है। हिंदी माध्यम में ही क्यों कृतिका जी? हिंदी माध्यम से ही तैयारी करनी है या हिंदी को अपना मुख्य विषय चुनना है, ये कहाँ से आया कि हिंदी से ही करना है? बात तो सही है, क्योंकि उस समय भी जब मेरी तैयारी शुरू हो रही थी तो हिंदी माध्यम का बहुत अच्छा परिणाम नहीं दिखता था। और जनरल कैटेगरी में IAS बनना है तो आपको एक निश्चित रैंक लानी है, और हिंदी माध्यम उसमें दिखता ही नहीं था कि 100 रैंक तक कोई दिख नहीं रहा है, वो स्थिति थी।
तो ऐसे में लेकिन मेरे साथ क्या था कि बहुत तार्किकता से निर्णय नहीं था ये मेरा पूरी तरह से भावनात्मक निर्णय था, हिंदी को साथ लेकर के चलना। इसमें जरा भी दिमाग का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में एक बात थी कि हिंदी साहित्य में कुछ कार्य करना है, पूरे समर्पण के साथ करना है, और यहाँ नहीं होगा क्योंकि मेरा फिर परास्नातक में भी हिंदी साहित्य विषय था। तो हिंदी साहित्य मेरे लिए ऐसा था कि अगर प्रतियोगी परीक्षा में नहीं होता है तो फिर आगे कुछ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, कुछ किया प्लान जाएगा। बी कहते हैं, यूपीएससी अगर compete नहीं कर पाए तो। बिल्कुल जी। तो और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप देखिए, हिंदी साहित्य की सेवा लोगों ने तब की जब हिंदी उनके 2 समय की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकती थी। ये बात सत्य है। वाह, हम बहुत सुंदर बात, बहुत बिल्कुल, सुंदर। प्रेमचंद जी का आप जीवन देखिए, जी। निराला जी का जीवन देखिए, या फिर जयशंकर प्रसाद जी के अंतिम क्षणों की बात है, तो वो समर्पण लेकिन पूरा था। वो चाहे भले ही उनकी आजीविका ना चल रही हो। एक गोपाल दास नीरज जी, उनके 2018 की बात है, निधन से 1 सप्ताह पहले की बात होगी। कानपुर से कुछ प्रोफेसर्स थे, उनसे मिलने जा रहे थे, तो पीछे से मेरा भी हो गया कि जा कर के एक बार देखते हैं। वो हॉस्पिटल में थे उस समय। तो उस समय वो कह रहे थे, सप्ताह भर पहले की बात है निधन से, कि डिस्चार्ज होना है, सरकारी ऑफिस जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उनकी पेंशन नहीं रिलीज़ हो रही थी। मतलब ये तो स्थिति है हमारे सिस्टम की, जो कवि मतलब कवि सम्राट जिन्हें हम कहेंगे हिंदी के, उनके प्रति ये हमारी कृतज्ञता थी। ये हमारा सिस्टम था कि निधन से 1 सप्ताह पहले वो ये सोच रहे थे कि पेंशन जा करके लेनी पड़ेगी। तो ये तो है हिंदी का, स्थितियाँ रही हैं, लेकिन फिर भी वो एक प्रकाश स्तंभ के रूप में, हमारी प्रेरणा के रूप में उनका वो समर्पण दिखता है। यहाँ बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि हम कांधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके, जो शून्य बनाया है तुमने, तिल भर हम उसको भर न सके, पर संभव हो तो सुनो आज यह इस वंशज की वाणी है, संस्कार तुम्हारा बोल रहा, यह गिरा अमर कल्याणी है। वो संस्कार जो है, वो समर्पण जो है, वो प्रेरणा देता है कि हिंदी एक माध्यम मात्र नहीं है, हिंदी भाषा मात्र नहीं है, वो एक भावना है, और उसके प्रति समर्पण फिर वो ये नहीं देखता है कि हमारा लाभ कितना होगा, आगे चल के क्या उसका आजीविका पे क्या असर होगा। तो समर्पण के साथ जब साहित्य साधना, साहित्य सेवा की ओर बढ़ते हैं, और वो एक थाती है हमारी जो चली आ रही है, तो मेरे लिए ये पूरी तरह से भावनात्मक था। मुझे पता नहीं क्यों ये कहने का मन कर रहा है कि शायद हिंदी को भी आपके भाव समझ में आ गए होंगे, और तभी हिंदी ने भी आपसे उतना ही प्रेम किया। शायद हिंदी का मेरे लिए हिंदी माँ है, और जैसे माँ अपने बच्चे को बिल्कुल संभाल ले जाती है, वैसे ही हिंदी ने पूरी इस प्रक्रिया में संभाला है। चाहे मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं ऐसा नहीं लगा कि हिंदी ने कुछ मतलब हमेशा आगे ही बढ़ने का रास्ता तय बता दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लिए ये नकारात्मक चीज़ है। तो हिंदी मेरा बहुत सबल पक्ष रही है, मेरी मजबूती रही है पूरे इस परीक्षा में। मजबूती रही है, मजबूरी नहीं। बिल्कुल मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं, मजबूती हमेशा मजबूती से ही आगे बढ़ी है। बिल्कुल। जब तय किया था कि हिंदी माध्यम से आगे बढ़ना है, घर में जब बात हुई माँ पिताजी से और उनको आपने बताया कि आप हिंदी माध्यम से ही इस परीक्षा की तैयारी में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो रिश्तेदारों से, माँ पिताजी से, आप दोस्तों मित्रों से ऐसा लगा, उनसे कुछ सुझाव ऐसा आया कि नहीं हिंदी से करना है तब तो कोचिंग करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो होगा नहीं? उस कहानी को ज़रा बताइए। बिल्कुल, दोस्तों से विशेष रूप से ये बात तो हम लोग करते थे आपस में बैठ के कि अगर हिंदी माध्यम से करना है तो देखो कहाँ दिल्ली, मतलब वो मेरे ऊपर भी प्रभाव था। अब सिलेक्शन के बाद कहना आसान है कि आप कोचिंग ना करो, क्योंकि अब वो यात्रा तय हो गई मेरे लिए। तो लेकिन उस समय डर तो लगता ही था, जब इतना बड़ा सिलेबस है और जब परिवार में कोई नहीं है पहले से जो इस सेवा में हो, इस तरह की कोई ऑथेंटिक गाइडेंस नहीं है, तो उस समय मुझे लगता है कि ऑनलाइन माध्यमों ने मेरा बहुत साथ दिया, और अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन साधन। अच्छा, हाँ, ये बात अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन साधन ने हिंदी में साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को ध्यान देने वाली है कि आपको प्रतिस्पर्धा तो अंग्रेजी माध्यम के साथ ही करनी है। आप अपना माध्यम हिंदी रख रहे हैं, लेकिन आप
बिल्कुल आंखें बंद करके और हिंदी के साथ चले जा रहे हैं, आसपास देख ही नहीं रहे हैं कि आप जिनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उनका क्या स्तर है, वो किस स्तर पर अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से उत्तर लेखन कर रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। आपको अंग्रेजी माध्यम के सफल अभ्यर्थियों के उत्तर भी देखने हैं, कॉपीज़ मिल जाती हैं। आपको उनका कंटेंट भी देखना है, वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, और उसको आप, आज तो एआई का ज़माना है, आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, शानदार ट्रांसलेशन होता है। तो उस समय भी मेरा यही था कि अपना कंटेंट कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जी। तो आप आराम से अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करिए, अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करिए। आज टेक्नोलॉजी आपके साथ है। तो उस वक्त जब तैयारी कर रही थी तो बहुत सारा एक बात जी और, जी जरूर माता पिता की जहाँ तक बात आती जी। है, तो मुझे ये लगता है कि हिंदी माध्यम चयन में मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया। वो बिल्कुल एक स्तंभ की तरह मेरे साथ खड़े थे, क्योंकि बाहर वाले तो सब आपको डराएंगे, आपको कहेंगे आप कमज़ोर हो, हिंदी में बात कर रहे हो, वो जो कॉलोनियल एक माइंडसेट चला आ रहा है उसका सामना करना पड़ता है। कहीं आप जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, हिंदी में बोल दिया तो कुछ लोग हीन भावना, मतलब आपकी वो दृष्टि ही उनकी बदल जाती है आपके प्रति। तो उस समय मेरे माता पिता ने, क्योंकि मेरी माँ, मेरे पिताजी वो भी हिंदी से काफ़ी जुड़े हुए हैं, पढ़ते रहते हैं, माँ लिखती भी हैं, मेरे नाना जी भी हिंदी में साहित्य साधना में जुड़े हुए हैं। तो मेरा परिवार, मेरी छोटी बहन है, वो भी हिंदी साहित्य के साथ ही आगे बढ़ रही है, वो भी हिंदी साहित्य की विद्यार्थी है। तो हिंदी साहित्य हमारे परिवार में, मुझे ऐसा लगता है मेरा बचपन है हिंदी साहित्य, वो लगाव है हिंदी साहित्य, और इसलिए उनका जो सबल एक साथ था मेरे, तो उसने मेरे संबल को कभी डिगने नहीं दिया। ये बात भी है। हिंदी माध्यम से तैयारी शुरू करते हुए, जैसा आपने कहा, मैं इसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे वो कहते हैं ना कि आसपास के लोग आपको ये भाव देने लगते हैं कि अरे हिंदी, मतलब हिंदी बोल के लोग, ऐसा लगता है जैसे हिंदी कितना हल्का शब्द है, आप हिंदी में बोल रहे हैं तो मतलब अच्छा आप हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात नहीं कर। ऐसे भी लोग थे क्या जो आपने हिंदी जब तय किया कि हिंदी को ही लेके आगे बढ़ना है, इस तैयारी के लिए परीक्षा करनी है, तो उस समय की कुछ ऐसी यादें हैं कि आप बताना चाहें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले गए कि अरे क्या क्या मतलब हिंदी लेके ये हो रहा है यार। वो मतलब अभी नहीं, मेरे हिसाब से एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी मातृभाषा से प्रेम कर रहा है, उस समय भी लोग आते हैं ये बताने के लिए कि हिंदी माध्यम से कुछ नहीं है जीवन में, स्विच कर जाओ, 8th में स्विच कर जाओ, 9th में स्विच कर जाओ, अब 11th आ गया है। लगे थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बच्चे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में ये क्या दिशा चल रही है कि अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा के प्रति अगर समर्पण रखना भी चाहता है, तो समाज उसको किस दिशा में मोड़ देता है कि अब 11th है, अब तो मतलब फिर यूपीएससी तक आते आते तो बिल्कुल वो हो गया था कि अरे ये तो बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन वो कठिन समय था जब मेरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में हो रही थी बचपन में। माता पिता से भी लोगों ने आकर के बोला कि ये इस विद्यालय में क्यों, ये विद्यालय फिर आगे क्या भविष्य बना देगा। तो वो स्थिति ज़्यादा कठिन होती है। और आज आप देखिए ना कि आप जापान को लीजिए, जर्मनी को लीजिए, इज़राइल को लीजिए, वहाँ कोई बच्चा ये कभी नहीं सोचता है कि अब मुझे अपनी भाषा आती है और मुझे आगे चल कर के मान लीजिए मेडिकल साइंस पढ़ना है, मुझको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो मुझे अब अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। उसके मन में कभी ये डर नहीं आता है, वो अपनी मातृभाषा में ही कोडिंग कर रहा है। इज़राइल में जा कर के देखिए क्या गज़ब की, मतलब जापान में कोडिंग, आप जावा देख रहे हैं, जावा वो जापानीज़ में अपना चला रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अंतर्द्वंद, एक डर हमेशा से बच्चे के अंदर रहता है, और इसका मुझे लगता है भारत की उन्नति में ये एक बाधक की तरह भी है। बहुत सी ऐसी प्रतिभा है जो सिर्फ भाषा के कारण आज कहीं छूट जा रही है, क्योंकि जब वो अचानक से 10th के बाद 11th में आ रहा है, उसको सब कुछ इंग्लिश में दिख रहा है, तो नहीं वो उतना कवर अप कर पाता है। तो इस पर नीति निर्माताओं का भी एक ध्यान जाना चाहिए, हम सबका ध्यान जाना चाहिए कि भाषा उन्नति का साधन होती है, उसको आप एक बाधक के रूप में नहीं रख सकते। और भारत में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, ये बाधक भाषाएं जैसी हो गई हैं। एक डर उत्पन्न होता है। अगर कोई माता पिता चाहते भी हैं कि बच्चे को अपनी भाषा में पढ़ा दिया जाए,
तो वो होना कठिन हो रहा है आज के समय में। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कृतिका जी, आज से कुछ वर्षों पहले। उसमें दुनिया भर की विलुप्त भाषाओं की एक सूची जारी की गई थी और उसमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं थीं और कारण नीचे दिया हुआ था। जो सबसे मुख्य कारण था, उन भाषाओं का न बोला जाना उनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण बना। आपको लगता है आगे आने वाले समय में, जैसे मैं भोजपुरी भाषी हूँ, मैं वहाँ और मैं अब कोशिश करता हूँ कि जहाँ लोग उसको समझ पाएं मैं उसी भाषा में बात करूँ। अब ज़रा मैं इस तरफ आता हूँ इस बात को आगे लेके चलने के लिए कि हिंदी भाषा को लेके ये बड़ा आजकल स्टाइल स्टेटमेंट भी है कि हिंदी में बात करिए, हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाइए, हिंदी भारत में हिंदी, हिंदी माथे की बिंदी, ये सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है। हिंदी दिवस जिस दिन आता है उस दिन आप ट्वीट्स और ये देखेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं, मतलब इस देश में हिंदी के अलावा तो कुछ बोला ही नहीं जाता। बट हकीकत है क्या? सच में क्या हो रहा है? जितना ये फ्लॉन्ट करते हैं हिंदी को लेके, इतना अपने आप को विस्तारित करते हैं, अपने व्यक्तित्व को, उनको लगता है मैं अपने व्यक्तित्व को परिभाषित कर रहा हूँ ये बता के कि हिंदी को जी हम यहाँ रखते हैं। बट एक्चुअली सच्चाई क्या है? सच्चाई तो हमें तब दिखती है जब समाज में हम डे टू डे, जो हिंदी बोलने वाला है वो ज़्यादा इस बात को समझ सकता है कि आप कहीं पर जा कर के हिंदी में बात करते हैं तो फिर किस तरह से उसको लिया जाता है लोगों के बीच में। जब आप रोजगार के साधनों की बात करते हैं, आजीविका की बात करते हैं, हिंदी बाज़ार बहुत बड़ा है, लेकिन उस हिंदी को क्या हम ऑफिशियल स्तर पर यानी आधिकारिक रूप से या फिर रोजगार के स्तर पर हम आगे बढ़ा पा रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और आज के समय में मुझे लगता है जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आप तकनीकी प्रयोग कर सकते हैं, आप किसी भी भाषा में किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं। कहीं मुझे नहीं लग रहा किसी तरह की इसमें कोई गुंजाइश या कोई शंका होनी चाहिए कि आप मेडिकल साइंस को हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जो माइंडसेट की बात है, जो एक हीन भावना जुड़ी हुई है हिंदी के साथ, वो कहीं ना कहीं समाज में आज भी है और बहुत मुखरता के साथ है। आप हिंदी की किताब लेकर के कभी भी किसी प्लेन में बैठ जाइए, आप एयरपोर्ट में बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आसपास के लोग, कई बार ऐसा लगता है कि सब देख रहे हैं कि प्रेमचंद को कैसे पढ़ा जा रहा है एयरपोर्ट पे। वहाँ तो कोई होना चाहिए, शेक्सपियर होना चाहिए वहाँ पर। तो एक लाइफ स्टाइल के साथ ऐसा अनुभव आपका भी रहा क्या? ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब तो ये स्थिति है कि अब मुझको जो मन है वो करना है, लेकिन मुझे लगता है बचपन में ऐसा होता है। बिहार के लोगों से, कभी उत्तर प्रदेश के लोगों से, बच्चों से स्पेशली आप मिलिए, अगर वो मान लीजिए मुंबई पढ़ने जा रहा है बच्चा, गोरखपुर का बच्चा है, मुंबई गया है, IIT में गया है, अपनी प्रतिभा के दम पर गया है, लेकिन वहाँ पर उसके बोलने के स्टाइल पे, उसकी एक्सेंट जिसको हम बोलते हैं कि एक शैली है बोलने की, उस पर क्या मजाक नहीं उड़ाया जाता है? क्या उसको हीन भावना से नहीं देखा जाता है? तो अपने ही देश की भाषा है और अपने देश की भाषा को आप हीनता से देख रहे हैं और किसी विदेशी भाषा को आप एक एलीट मान करके और उसके पीछे भाग रहे हैं। ये कहीं की समझदारी की बात नहीं है। अगर तार्किकता से सोचा जाए, इसमें समझदारी कतई नहीं है, लेकिन बस ये है कि कुछ टैक्स हैं, जुड़ गए हैं, तो वो चले आ रहे हैं। मेरा बहुत मजाक उड़ा है। मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव भी आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं जब दिल्ली पहली बार आया था और मैं किसी को कहता था कि वहाँ खा लीजिएगा, वहाँ बैठ जाइएगा, वो जाइएगा को लोगों ने ना मेरे मजाक का वो बना लिया है। क्योंकि यहाँ तो मैं ये अपने पिताजी से समझना चाह रहा था कि आप चले जाओ या तुम चले जाओ या आप चले जाइएगा, इन तीनों वाक्यों में सही कौन सा है? क्योंकि हमें तो बताया गया है आप चले जाइएगा, आप बैठ जाइएगा। दिल्ली में आते हैं आप चले जाओ, आप खा लो और तुम चले जाओ। हमारे यहाँ तुम चले जाओ, आप चले जाइए। हमें ये सीख के आगे बढ़े हैं। तो मेरा भी उपहास उड़ा है और मुझे लगता था कि मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया। अब मैं आपसे उसको रिलेट कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे साथ क्या हुआ था। जी, आप आगे कुछ कहना चाह रही थी इसमें? नहीं, मेरा बस यही मानना है कि हर जगह एक लहजा है बोलने का। एक कहीं पर जैसे लखनऊ है, वहाँ एक तहजीब है बोलने की, गोरखपुर है, वहाँ एक अलग अंदाज है बोलने का। तो कभी भी भाषा को किसी स्टेटस के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और ये समझ एक सभ्य समाज में होनी चाहिए। जी, मैं कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आया था और मैं सोचा था कि आपके सामने ही इसको ज़रूर दिखाऊंगा।
ये हम लोग स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, लेकिन जब पहली बार ये देखा था आपने, और इसीलिए मैं ख़ास तौर पे ये प्रिंट इसका लेके आया था कि मैं इसके भाव समझ पाऊँ कि जब पहली बार ये क्रमांक संख्या और इसके साथ आपका जो रैंक था वो आपने अपने नाम के साथ देखा था, क्या भाव आया था, क्या किया था आपने सबसे पहले इसको देखते ही? आंखों में आंसू आ गए थे। भावनात्मक था, क्योंकि बहुत बहुत स्टेक्स थे मेरे। इतने बड़े बड़े डिसीजंस ऐसे ले लेना कि हिंदी माध्यम से करेंगे, हिंदी साहित्य विषय रखेंगे, कोचिंग में नहीं जाएंगे। तो वो था कि बहुत असुरक्षा की भावना होती है सिलेक्शन से पहले। अभी चीज़ें आसान लग सकती हैं, लेकिन उस समय स्थितियाँ दूसरी थीं। समाज के बीच में खुद को स्थापित करना कठिन बात होती है। तो मेरे लिए ये वही है कि एक स्वीकारोक्ति कि हाँ, प्रतिभा है, आगे के लिए सुरक्षा की भावना, और सबसे बड़ी बात वो मतलब जो खुशी के आंसू होते हैं, मतलब जो इतने वर्षों तक मेहनत की वो सब एक बार घूम जाती है आंखों के आगे, कि जो इतनी रातें जग करके और नोट्स बनाए, प्रैक्टिस की, और कुछ सुबह हो रही, रात हो रही है, आंधी तूफान है, कुछ भी उस समय देखने का नहीं था। तो ये मतलब जीवन की दिशा को बदलने वाला एक क्षण कह सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी जब हिंदी माध्यम से परीक्षा पास करता है तो मैं अखबार देखता हूँ, और जब न्यूज़पेपर्स को देखता हूँ तो वो जितने बड़े छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखता हूँ, हर जगह उसकी फ़ोटो के साथ और उसको बधाई शुभकामनाओं के साथ, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये यहाँ पढ़े हैं, इस जगह पढ़ाई इन्होंने की है, और तब देखिए आज वो ऑल इंडिया रैंक 65 या 66 या ऑल इंडिया रैंक 10th आया है। बट ये जो एक पूरी, क्या कहें, ये प्रथा शुरू हुई, ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई और उस प्रथा के पीछे की सच्चाई क्या है? कोचिंग सेंटर्स पे मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ। कोचिंग सेंटर्स में हिंदी माध्यम को लेके, एक तो हिंदी माध्यम को लेके इतना हवा बनाया गया है कि हिंदी माध्यम से, अच्छा आपको हिंदी माध्यम से पास करना है, आइए आप हमारे पास, हम आपको दिशा दिखाएंगे। इसके पीछे चल क्या रहा है? ये बिल्कुल आपने सही, इसके पीछे चल क्या रहा है, मतलब पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है वो बहुत कड़वी है। क्योंकि एक ही सफल अभ्यर्थी को कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने विज्ञापन में लगा देते हैं। हो सकता है कि वहाँ उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू की ही तैयारी की हो, लेकिन उन पर पूरा अधिकार कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना दिखा देता है। और एक जो हिंदी माध्यम के साथ सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइड कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम जब भेड़ चाल में बिल्कुल चल देता है और फिर वो किसी संस्था की परिक्रमा, किसी एक विशेष टीचर की परिक्रमा, उसी में अपना पूरा समय बर्बाद कर देता है। और असफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कारण मुझे लगता है ये है, इस पर ईमानदारी से बात की जानी चाहिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा हिंदी माध्यम से दे रहे हैं तो उसमें चयन प्रतिशत कम क्यों है। और ईमानदारी से स्वीकार करने की बात है कि आप सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो तैयारी आप घर में भी बैठकर कर सकते हैं, आवश्यक नहीं आप कहीं बाहर जाएं, आप साधनों का, सही साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। एनसीईआरटी जैसी बहुत ही शानदार किताबें हैं जो सरकार ने ऐसे दी हुई हैं आपको, आप उसको पढ़िए, आप कुछ बेसिक बुक्स को पढ़िए और सही दिशा में करंट अफेयर्स के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं जो आपको मिल भी जाएंगी, आप ले सकते हैं कोचिंग से भी, जैसा भी। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 3-3, 4-4, 5-5 साल कहीं पर अपने परिवार को भी एक जो उनको कष्ट में डाल करके कहीं पर ठहर रहे हैं और मिसगाइड हो करके अपना बहुत महत्वपूर्ण जो जीवन का समय है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पर एक बात होनी चाहिए कि यूपीएससी हिंदी माध्यम की कोचिंग इंडस्ट्री वास्तव में क्या सफलता की ओर अभ्यर्थियों को ले जा पा रही है। तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और ये बात मुझे लगता है कि पहुंच भी नहीं पा रही है लोगों तक कि वो बैठकर थोड़ी देर इस बात का मनन करें कि उन्होंने अगर मान लीजिए 6 महीने लगाए हैं कहीं पर तो उसका रिजल्ट क्या आया है। मुझे तो यही लगता है कि कहीं की परिक्रमा करने में, समय बर्बाद करने में आपका भला नहीं है। आप सही दिशा में और टारगेटेड वे में तैयारी करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी के अभ्यर्थी
कौन से जाल में ट्रैप हो रहे हैं आजकल, मतलब उनको कैसे ट्रैप किया जाता है, क्योंकि आपने बहुत नज़दीक से इन सभी चीज़ों को शायद देखा होगा। वही मुझको जैसे शुरुआत में भी बात की कि ये जो रील्स जगत चल रहा है पूरा, वो हैशटैग्स का यूज़ करके गांव के एक बच्चे तक बातें पहुंच रही हैं कि हाँ कोचिंग में जाना है, वहाँ एडमिशन लेना है और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस यही एक रास्ता है। तो ये जो ट्रैपिंग है कि आप गांव से बच्चे को पकड़ करके ला रहे हैं यूट्यूब या इंस्टा के माध्यम से, फिर उसको वहाँ पर फंसा करके रख रहे हैं, वो सही दिशा भी नहीं ले पा रहा है, वो आपके जाल में एक बार आ गया तो फंस गया वर्षों वर्षों के लिए, फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो एक अलग कुंठा का विषय बन जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप कहीं भी अगर मान लीजिए आपको एडमिशन लेना भी है तो कम से कम चीज़ों को समझ लें कि यहाँ पर वास्तव में कितने समय में क्या कोर्स ख़त्म, मतलब कोई यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है तो बेसिक तो उसके पास रीजनिंग है ना, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, आप सिलेबस देख लीजिए और देख लीजिए कि कितने समय में कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, इन सब चीज़ों को, और फिर उससे क्या रिजल्ट आ रहा है। नोट्स आराम से मिलते हैं, आप जा कर के नोट्स भी चेक कर सकते हैं कि नोट्स का स्तर क्या है, क्या इस स्तर के नोट्स से परीक्षा पास की जा सकती है। आप अंग्रेजी माध्यम के सफल अभ्यर्थियों की एक बार आंसर कॉपी निकाल लीजिए, हिंदी के नोट्स सामने रख लीजिए किसी कोचिंग के, देख लीजिए, मिलान कर लीजिए कि ये स्तर क्या है, ये स्तर क्या है। उसके बाद अपनी तैयारी और अपना निर्णय लीजिए कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना। इसमें आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी जो मुझे याद आ रही है अभी। आपने कहा था कि अंग्रेज़ी माध्यम के जो नोट्स आपको मिलते थे उसको आपने गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में, ये तपस्या कितनी बड़ी रही। ये कहानी एक्चुअली हम सब लोग जानना चाहते हैं कि पहले हिंदी अंग्रेज़ी माध्यम के नोट्स को निकालना और उसको कंपेयर करने के लिए ट्रांसलेट करना, फिर उसको देखना और उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। इसको बताइए सर। बात ये है कि अंग्रेजी माध्यम का जो कंटेंट है उसकी गुणवत्ता तो सच में अच्छी है। जब आप उसको देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर ये कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको अपने उत्तरों में प्रयोग कर लिया जाए तो थोड़ा अपनी भी स्तर जो है उत्तरों का अच्छा हो जाएगा। मेंस में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो क्या करते थे कि पीडीएफ जैसे डाउनलोड किया, और बहुत सारी अभी भी वेबसाइट्स हैं, अब तो एआई भी आ गया है, तो पीडीएफ को पूरा अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया जाए और फिर उस पीडीएफ को प्रिंट आउट ले लिया जाए। कई बार ऐसा होता था कि कहीं पर वाक्य टूटा हुआ सा दिखता था, अब एआई में मेरे हिसाब से वो समस्या भी पिछले 1 वर्ष में दूर हो गई है। तो जब वो टूटा हुआ सेंटेंस, तो वो तो बेसिक बात है, इतना कॉम्प्रिहेंशन तो होता है कि यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश की गई है, तो वो मेरे लिए काफ़ी सहायक था। और 66वीं रैंक यानी मेंस में ठीक ठाक आपको अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वो चार्ट्स के रूप में, बार्स के रूप में, पाई चार्ट्स के रूप में, कुछ विजुअल आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फिगर्स यूज़ कर सकते हैं, और अंग्रेजी माध्यम के महत्वपूर्ण जो कंटेंट हैं उनका हिंदी में अनुवाद आप कर सकते हैं। एक और मिसकंसेप्शन है कि आप अंग्रेजी के टर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो शब्दकोश है अपना वो हिंदी ही होना चाहिए। अब जीडीपी है तो उसको पता नहीं क्या, ऐसा नहीं है। आप आराम से, मतलब मेरे जो उत्तर थे वो हमने हिंदी में चीज़ें लिखी, लेकिन अगर कोई ऐसा टर्म आ रहा है जो, अब जीडीपी है तो जीडीपी को जीडीपी लिखा जा सकता है, आप देवनागरी में लिख दीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप, मतलब हिंदी की एक ये समस्या भी है कि कभी कभी बहुत अधिक शुद्धता की ओर लोग जाने का प्रयास करने लगते हैं, तो इतनी भी आवश्यकता नहीं है। जब आप एक टेक्निकल चीज़ लिख रहे हैं तो उस टेक्निकल, जैसे अब विज्ञान है, विज्ञान में बहुत बार ऐसा हुआ कि जो टर्म्स थे वो अब जीन है, ये सब, तो आप उसको बेकार में, व्यर्थ में, ऐसा नहीं है कि समय बर्बाद कर रहे हैं, हर चीज़ की हिंदी ढूंढ रहे हैं। तो इतना स्वीकार्य है, जैसे मेरे मार्क्स आए हैं और भी मेरे साथी चयनित हुए हैं, तो अंग्रेजी के शब्दों का भी आप देवनागरी में प्रयोग कर सकते हैं। यूपीएससी को लेके मिथ क्या है और एक्चुअली वो मिथ क्या क्रिएट किया जा रहा है कोचिंग सेंटर्स की तरफ से? देखिए, मिथ, जैसे कई बार ऐसा होता है सफलता नहीं हुई, रिजल्ट आया 100 रैंक में कोई नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो इसके लिए जवाबदेह हो सकते हैं, क्योंकि वो ये वादा कर रहे हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए, आपका निश्चित सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मिथ क्रिएट करना उनकी मजबूरी है। सबसे बड़ा मिथ यही है कि यूपीएससी की तरफ से भेदभाव होता है। ये आप, कोई अभ्यर्थी है, तैयारी कर रहा है, उसको आप समझा देंगे
उसके सबकॉन्शियस में आप डाल देंगे कि यूपीएससी भेदभाव कर रहा है, तो वो उत्साह जो अंदर से आना चाहिए, वो जो एक भरोसा होना चाहिए संस्था के प्रति, देश की यूपीएससी एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है, तो वो एक जब दिमाग में आ गया कि नहीं वो तो भेदभाव है, और ऐसा डाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब मेरा तो रहना, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान बहुत इंटरेक्शन हुआ, तो ज़्यादातर दिल्ली में जी, तो ये तो बात है सबके घर कर गई है कि यूपीएससी भेदभाव करती है, वो ट्रांसलेशन गलत कर देती है, या वो नंबर कम देती है हिंदी के लिखे हुए उत्तरों पे, या फिर आपके इंटरव्यू में आपके नंबर कम कर दिए जाते हैं। पूरी तरह से मिथ है। अगर आप एक स्तर का उत्तर लिख रहे हैं, अगर आप एक स्तर का व्यक्तित्व रख रहे हैं, तो यूपीएससी की तरफ से इस तरह का कोई भेदभाव हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी बोर्ड को आप देखिए, इतने वर्षों तक फील्ड पे काम करके लोग वहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इतना अनुभव है, वो कहाँ से उनके मन में भाषा को लेकर के, मतलब कम से कम वहाँ हम विश्वास कर सकते हैं कि भाषा के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते होंगे। इसी तरह से एक सी सेट का भी मिथ है जी, कि सी सेट है तो हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी उसको नहीं कर सकता। एक बार ईमानदारी से सोच के देखने की बात है कि कई बार ऐसा होता है आईआईटी से पढ़ा हुआ अंग्रेजी माध्यम का जो अभ्यर्थी है उसका भी सी सेट नहीं हो रहा है, और आप हिंदी माध्यम के हो, आप सी सेट को अपनी ढाल नहीं बना सकते हो कि सी सेट है इसलिए मेरा तो प्रीलिम्स होगा ही नहीं। अरे नहीं होगा, आप थोड़ी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन आप सब कॉन्शियस में उसको लेके बैठे हो कि सी सेट तो हिंदी माध्यम से निकलेगा ही नहीं। उसमें क्या है, बेसिक रीजनिंग है, मैथ्स है, कॉम्प्रीहेंशन है, आप लगातार मतलब ऐसा नहीं अंग्रेजी माध्यम वाले सी सेट में फेल नहीं होते या फिर वो उसके लिए मेहनत नहीं करते, वो सीख करके आए हैं कि सी सेट तो उनका हो ही जाना। तो हिंदी माध्यम के लिए सी सेट किसी तरह का बाधक है ऐसा नहीं है, जितनी मेहनत उन्हें करनी है उतनी मेहनत आप। तो इस तरह के कुछ मिथ्स क्रिएट करके दिमाग में एक ये बात डालने की कोशिश होती है कि समस्या हमारे साथ नहीं है, समस्या तो सिस्टम में है और मतलब जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप ये अब ऐसा सिस्टम ही क्रिएट हो गया, तो कम से कम इतना भरोसा होना चाहिए कि यूपीएससी की तरफ से किसी भी स्तर पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। जहाँ समस्या है वो भी ऐसी नहीं है कि आपको रोक दे। आप अगर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इससे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह के मिथ्स भी हैं जो मुझे लगता है लोगों तक बात साफ साफ पहुंचनी चाहिए कि इसकी वजह से आप रुक जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। करते क्यों हैं ये लोग? ये क्रिएट मतलब ये पूरी स्टोरी बनाने के पीछे का पूरा मतलब मकसद क्या है? मकसद मुझे लग रहा है यही है कि आप 5 लाख रुपए, पता नहीं मतलब अभी तो क्या ही फीस होगी, आपके पिता ने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेच दिया, आपको वहाँ भेजा, अंदर से क्रोध तो होगा ही कि आपने 5 साल लगा दिए, इतना पैसा लगा दिया, दिल्ली जैसे शहर में आप रहे, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस क्रोध को निकालने के लिए एक वॉल्व थ्योरी होती है कि एक तो वॉल्व होना चाहिए ना जो वो उस क्रोध को सोख कर ले और फिर आगे उसका प्रभाव ना जाए। तो वही है, मुझे लगता है ये मिथ क्रिएट करने के पीछे यही एक कारण है कि इंडस्ट्री बची रहे और जो इस दुष्चक्र में आके फंस रहे हैं वो आकर फंसते रहें, और जब गुस्सा निकले तो वो किसी और बात पर निकले। ये मुझे कोचिंग सेंटर्स पे ना निकले, यही भाव है। मैंने आपके ट्विटर की टाइमलाइन से एक जो पिन ट्वीट सबसे ऊपर आपने रखा था वो निकाल के लाया और मैं बड़ा इसको पढ़ा, उसके बाद मैंने कहा इसको लेके चलता हूँ। ये आपने क्यों लिखा? मतलब पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाथ से इसको लिखा आपने, इसकी फ़ोटो खींची और फिर इसको ट्वीट किया, इसके पीछे की कहानी ज़रा बताइए। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी घर से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें इकट्ठा करने की और बड़े बड़े बल्कि मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही, क्योंकि मेरी 2 बार की जो प्रीलिम्स की यात्रा है उसमें यही प्रयोग किया था, तो बहुत ही सूत्र के रूप में इसको मेरा ये मन था कि ये पहुंचना चाहिए लोगों तक। तो मेरे पास जो माध्यम था, ट्विटर हो गया या इंस्टा हो गया, तो वहाँ पर मैंने ये 1 वर्ष शायद हो गया है इसको, तो इसको पोस्ट कर दिया था। मुझे लगता है ये बहुत काफ़ी है, मतलब इतना अगर कोई करता है तो प्रीलिम्स कहीं से रुकने वाला नहीं है। बस ये है कि ईमानदारी से इसको फॉलो करना है और रिवीजन करते रहना है, टेस्ट सीरीज देते रहना है। बहुत ही आसान सी बात है ये। तो मेरा यही उद्देश्य था कि लोगों तक पहुंच जाए बात, क्योंकि पहुंचती नहीं है।
बट मन में क्या भाव था? आप कंप्लीट होता क्या है कि आप परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते हैं, आप डीएम बन गए, आप कलेक्टर बन गए, आप चले गए, बट ये भाव कि मेरे जो पीछे की कतार में लोग हैं जो आना चाहते हैं, जो इस सर्विसेज में क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये भाव कहाँ से आया कि उन लोगों के लिए ऐसा कुछ बना के और कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे? ये भाव अंदर से आया कहाँ से? ये स्वयं वेदना है, स्वयं वेदना है। क्योंकि मुझको नहीं मिला इतने आसानी से। वो समय दिखता था कि किसी कोचिंग में इतने रुपए दे दो, फिर वो एक बुकलेट देंगे, उसको पढ़ो। कई बार ऐसा भी हुआ कि रुपए दे करके बुकलेट ली और वो किसी काम की नहीं निकली। कुछ मटेरियल मंगा लिया, काफ़ी रुपए भी खर्च हो गए, वो काम का नहीं निकला। तो ये इसी वजह से है कि जो झेलना पड़ा है वो आगे के लोगों को ना झेलना पड़े। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें फॉलो करके रिवाइज करके आप इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर सकते हैं, तो उसमें बेकार में इतनी उलझनों में क्यों पड़ना। तो पूरी तरह से यही है कि ये जो लेगेसी है ये मेरे हिसाब से आगे भी चलती रहनी चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उनको कुछ रास्ता पता है तो वो रास्ता आगे वालों को भी दिखाते जाएं। अमूमन ऐसा लोग, बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, और आपने कहा है स्वयं वेदना है कि आप जिस दौर से गुजरी, जिस समय से गुजरी, जिन चुनौतियों से गुजरी, आप नहीं चाहते थे कि आगे आने वाले लोग उस तरह की चुनौतियों से गुजरें। कई बार यूपीएससी की परीक्षा को मछली की आंख बना के चलने वाले कि मुझे अब यहीं जाना है, यहाँ के अलावा तो कहीं जाना नहीं है, और उसके बाद सारे अटेम्प्ट देने के बाद फिर जीवन में कुछ चीज़ें बचती नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपके जीवन से कई बार लोगों को लगता है कि इंटरव्यू दे रहे हैं तो अभी तो कहेंगे कि नहीं हम तो ये सोच के आए थे, हम तो कुछ और भी कर लेते। बट शुरू से था कि एक प्लान बी भी आदमी रखता है। एक प्लान ए तो ये है कि हम यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे। आपने भी शुरू से कोई प्लान बी रखा था ताकि ऐसे सारे अभ्यर्थी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो इस बात को सुने कि आप क्या कहती हैं इस पे? ये सत्य है कि मेरे पास था एक विकल्प था हमेशा से मेरे पास, और मुझे जहाँ तक लगा उस विकल्प ने कभी भी इस सफलता में बाधा बनने की कोई बाधा के रूप में उसने कार्य नहीं किया। वो विकल्प हमेशा मेरे लिए एक शांति थी, मतलब एक सुकून था कि अगर इधर नहीं भी होता है तो क्या हो जाएगा। जैसे ये सोचा था कि थोड़ा अध्ययन के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में आगे साहित्य, हिंदी साहित्य विषय के साथ कार्य किया जाएगा, पीएचडी की जाएगी, या फिर आगे पढ़ाने का अवसर मिलता है तो वो भी देखा जाएगा। तो ये ऑप्शन बी या प्लान बी आप जो कह रहे हैं वो मेरे साथ हमेशा मेरे एक सकारात्मक पक्ष के रूप में रहा है। और ये बातें करना बहुत आसान होता है कि ये नहीं तो कुछ नहीं, फिर तो मतलब सोच के चलो कि कर ही लेंगे और कर ही लेंगे। तो वो चीज़ लगता है बातों में अच्छी, लेकिन जब आप व्यवहार जगत में आते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्लान भी आपके पास होगा तो वो आपको सहायता करेगा। और क्योंकि आप ये भी देखिए यूपीएससी में सफलता का प्रतिशत क्या है, कितने लोग दे रहे हैं, कितने सफल हो रहे हैं। आज सफल होने के बाद यहाँ कुर्सी पे बैठ करके भाषण देना, मोटिवेट करना कि बस कूद जाओ हो जाएगा, तो वो ईमानदारी की बात नहीं है। ईमानदारी इसी में है कि यूपीएससी की परीक्षा और ये पूरी प्रक्रिया अनप्रेडिक्टेबल है। आप नहीं बता सकते निश्चित रूप से कि किसी का सिलेक्शन होगा ही होगा। इसलिए अपने, क्योंकि परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं, आगे जीवन की जिम्मेदारियां होती हैं, तो अपने साथ इन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि बस जीवन को इसी में लगा के ख़त्म कर दिया। आप एक और मार्ग अपना कर चल सकते हैं साथ में। अपने लिए एक प्लान भी आपको रखना ही रखना चाहिए। रखना चाहिए, मेरी ये निजी राय है कि रखना चाहिए। माँ पिताजी को जब पहली बार बताया कि इस परीक्षा के लिए आप तैयारी करना चाहती हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया या पहला भाव क्या था? वो तो हमेशा से ही जो भी बोला जाता है तो उसमें पापा मम्मी मेरे बहुत बहुत मतलब उत्साहवर्धन। ये तय कर लिया था 10th में या उससे भी पहले कि नहीं यूपीएससी की ही तैयारी करनी है? ये आपने कब तय किया कि यूपीएससी के लिए जाना है? मेरे हिसाब से ये एक पूरी प्रक्रिया थी, क्योंकि मेरे विद्यालय में ऐसा होता था कि जैसे डीएम सर हो गए कानपुर के, कमिश्नर सर हो गए, मुझे अभी भी याद है अनीता भटनागर मैम, क्लास 4th 5th की बात होगी, उस समय वो आती थी स्कूल में और बहुत प्रोत्साहित भी करती थी। वो पर्यावरण को लेकर के उनके विशेष रूप से कुछ इनिशिएटिव्स रहते थे। उस समय कमिश्नर थी। अच्छा। और इसी तरह से कलेक्टर्स भी बहुत सारे, तो वो कहीं ना कहीं अंदर था दिमाग में कि ये कुछ ऐसा है जहाँ से
पोटेंशियल है कि आप कुछ समाज में परिवर्तन देख सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो तो था। लेकिन ये है कि 10th के बाद बिल्कुल था कि यही करना है, तो ऐसा नहीं है। ये प्रक्रियागत रूप से चलता रहा कि हाँ, ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिए, फिर सिलेबस देखा, फिर चीज़ों को, फिर अंत में तैयारी में फिर उतरने का निर्णय लिया। फेलियर को हैंडल कैसे करें? जो यूपीएससी की परीक्षा पास करने का सपना लेके लोग बैठे हैं, जो नहीं पास कर पाए, नहीं चयन हो पाया, compete नहीं कर पाए, फेलियर को कैसे हैंडल करें वो लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका इमोशनल क्वोशेंट जो है वो इस परीक्षा में आपका बहुत साथ देता है, और साथ में आपका स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी। तो यहाँ मुझे लगता है कि अध्यात्म बहुत सहायक हो सकता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, उस समय मेरा ये निजी अनुभव है कि उस समय फिर अध्यात्म मार्ग दिखाता है। और मेरी पूरी तैयारी में, और मुझे लगता है आगे भी, कितनी बड़ी समस्या हो, जब आप एक इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। अब जैसे भगवती का दुर्गा सप्तशती है, तो दुर्गा सप्तशती हर श्लोक एक सूत्र है जीवन का। अब अगर उसको पढ़ते हैं तो अंदर से एक आत्मिक ऊर्जा, एक संबल, एक शक्ति महसूस होती है। जैसे उसमें महिषासुर वध तृतीय अध्याय है, वहाँ एक जगह आती है जहाँ भगवती महिषासुर को ललकारती हैं कि गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़। जी। कितनी ही क्षमता है सामने, कितनी अति कर सकते हो कर लो, कितनी बड़ी समस्या होगी, अभी कुछ ही क्षण में ऐसा होगा कि गर्जिष्यन्त्याशु देवता, यहाँ पर देवता हर्ष से गर्जना करेंगे। कौन सी ऐसी समस्या होगी? इसको जब पढ़ा और उसके बाद लगता है कि सब सही हो जाना है, एक अंदर से एक आवाज़ आती है। तो आध्यात्मिकता, और सिर्फ आप किसी पंथ को फॉलो कर रहे हैं वो आध्यात्मिकता है, किसी विशेष को के पीछे, ऐसा नहीं है। किसी के लिए प्रकृति भी आध्यात्मिकता हो सकती है, किसी के लिए शांति में अध्यात्म हो सकता है, किसी के लिए ध्यान में अध्यात्म हो सकता है, सौहार्द में अध्यात्म। वो अध्यात्म का मार्ग आपके लिए क्या है, उसको चयनित करके अपने साथ रखना चाहिए, ये मेरी निजी राय है। तो ना केवल इस परीक्षा की तैयारी में, बल्कि जीवन में जहाँ भी आवश्यकता होती है, इस तरह की असफलताएं मिलती हैं, तो ये संबल का कार्य करता है, आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीयों में गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी को लेके इतना ऑब्सेशन क्यों है? उनको लगता है कि प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है तो सरकारी नौकरी करनी है, और ये ऑब्सेशन अभी भी उतना ही है। जैसे आप देखती होंगी रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अब कुछ निकलता है तो उसको भरने वाले, चाहे वो दरोगा की वैकेंसी हो, सब इंस्पेक्टर हो, यूपीएससी हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, ये जो एक ऑब्सेशन है, इसको मैं ऑब्सेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी उनकी संख्या कम नहीं हुई। आपको क्या लगता है इस पर? आपकी क्या राय है, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब? ये बात सही है कि ये भी एक तरह का भेड़चाल ही कहेंगे इसको, कि आप एक तरफ चल दिए हैं तो सब उसी तरफ चलेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे जैसे आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर किसी समाज की उन्नति हो रही है इस वैश्वीकरण के युग में, वैसे वैसे बात ये साफ हो रही है कि प्राइवेट जॉब्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि सरकारी। अब ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, यहाँ एक अलग ही क्रेज़ है, वो जिसको बोलते हैं कि गाड़ी मिल रही है। मतलब एक समाज के बीच में पहचान है सरकारी नौकरी की। लेकिन ये बात भी सत्य है कि, और स्वीकार करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से उन्नति करेगा, आगे आने वाले समय में पूरे समाज की कहेंगे एक समष्टि के रूप में उन्नति निश्चित हो जाएगी। तो इस मिथ को भी तोड़ना आवश्यक है, इस बात को समझना भी आवश्यक है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो भी उतना ही या उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब आप सरकारी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। समग्र विकास के लिए मुझे लगता है दोनों ही ज़रूरी है। अगर देश का समग्र विकास आपको चाहिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो बच्चा काम कर रहा है और जो एक आईएएस ऑफिसर है, वो दोनों मिलके जब काम करेंगे तभी शायद हम उसको और गति दे पाएंगे। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम की परीक्षा, हिंदी माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी करने वाला जो है वो कमज़ोर होता है, वो अंग्रेज़ी में तैयारी नहीं कर सकता इसलिए हिंदी में करता है, और इसी भाव की वजह से शायद वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस बच्चे में भी आता है कि क्या सही में मैं इस वजह से हिंदी की से तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में नहीं दे सकता। इस पर क्या कहेंगे? ये बात तो है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहा है,
उसका मानसिक बौद्धिक स्तर थोड़ा कुछ कमज़ोर है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि भाषा सिर्फ आपकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आप कितने सृजनात्मक हो सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग किस किस स्तर पर उठकर कर सकते हैं, आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये सब कुछ आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये भाषा पर उतना निर्भर नहीं होती हैं। और इसीलिए मुझको भी लगता है, विशेष रूप से हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी आज सुन रहे होंगे इस बात को, तो आप मेहनत करने में, परिश्रम में कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं, बौद्धिक स्तर पर कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं। बस इस एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये आपके उत्साह को कम कर देता है। वो जो जिस ऊर्जा के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। और फिर आप इधर उधर की बातों में, बाज़ार में जो क्या न्यूज़ चल रही हैं, क्या मिथ्स चल रहे हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। तो वहाँ से आपकी कमज़ोर एक कहा जाए तैयारी कमज़ोर पड़ जाती है। तो अगर इन सब से बचते हुए खुद पर भरोसा रखते हुए, दिनकर जी ने कितना सुंदर लिखा है कि जिस मिट्टी ने लहू पिया है वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों से यही है बात कहने वाली है कि कहीं से भी उत्साहहीन नहीं होना है, उत्साहित होकर के विश्वास रखते हुए खुद पर भी, व्यवस्था पर भी तैयारी करते रहिए, और भाषा कहीं से भी बाधक नहीं हो सकती है सफलता में। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और शायद इसी पंक्ति के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। किसी ने इसी पॉडकास्ट एपिसोड में आए थे, उन्होंने कहा था कि यात्रा महत्वपूर्ण है, लक्ष्य पहुँचने के बाद लगता है कि हाँ ये तो मिलना ही था, पर उस चक्कर में आप यात्रा को मिस मत कीजिए। यात्रा को हमेशा जारी रखिए और आपकी यात्रा ऐसी आगे बढ़ती रहे। और हम चाहेंगे नीतिपथ के पॉडकास्ट में आप आगे भी आते रहें, और हिंदी भाषा को लेके जो लोग अपने अंदर भाव जगाए बैठे हैं कि हाँ वो एक दिन वो भी उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, सफलता पाएंगे, आपकी बात सुन के उन्हें एक नई आशा की किरण ज़रूर दिखी होगी आज। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। और आप लोगों से, कृतिका मिश्रा जी से जो बातचीत है उसको सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। परीक्षा की तैयारी अगर हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो उसका एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके जो भी प्रश्न हैं अपनी तैयारी को लेके, हमें कमेंट बॉक्स में वो अपने प्रश्न लिख के ज़रूर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कृतिका जी को दोबारा आमंत्रित करें और आपके उन प्रश्नों का जवाब हम ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।